भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास हमें जानने का एक अवसर मिलता है और उसको जानने की जरूरत भी है। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में बहुत तेजी से आज बढ़ रही है और अपने आप को हर प्रांत में, हर प्रदेश में मजबूत बन रही है। तो उसमें हमें देखने को मिला है कि पार्टी में कई नए लोग हैं और उन नए लोगों को भारतीय जनता पार्टी के बारे में उनको जानना भी एक आवश्यकता है। तो इसलिए ये सत्र दो तरफ से हम सबको मदद करता है। एक तो है कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को जानने का, सबको मालूम है यहाँ पर कई लोग जो हमारे पुराने कार्यकर्ता बैठे हुए, नायक अली साहब, विमल है या फिर अपने हनीफ अली साहब, सबको मालूम है क्या है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के इतिहास और इसका विकास और इसके आने के बाद भारत में राजनीति में जो बदलाव हुआ है, ये सब हमें जानने की जरूरत है। स्वतंत्रता के समय पर हमने देखा है कि भारत के अंदर राजनीतिक दलों का उतना बड़ा प्रभाव नहीं था, लेकिन राजनीतिक आलोचना की, एक सिद्धांत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उसमें एक कांग्रेस की अपनी एक सिद्धांत, अपनी एक विचारधारा थी। कम्युनिस्ट पार्टियों की, क्योंकि रशिया और उस समय चीन उसी समय पर अपने आप को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पनप कर एक नई विचारधारा से अपने आप को एक नया देश की तरह उन्होंने खड़ा किया था। तो एक वो विचारधारा, और एक तरफ भारत देश जैसा देश, जो छोटे छोटे कई देश हैं जो उस समय पर अंग्रेजों के हाथ में थे, अंग्रेजों की सत्ता हमारे पास थी। उस समय पर भारत के साथ साथ कई देशों में एक नई विचारधारा, जिसको हम कहते हैं नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, और यही राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति लोगों में जो था, उनके कारण देश को आज़ादी मिलने का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय भारत देश को एक नेशनल गवर्नमेंट, हर पार्टी के लोग, हर विचारधारा के लोग उसमें थे। और उस समय पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उस नेशनल गवर्नमेंट में थे साथ में। उस समय वो रामनिश्चर अम्बेडकर जी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास कुछ और मंत्रालय था। हर पार्टी के लोग, हर विचारधारा के लोग उस नेशनल गवर्नमेंट में थे। लेकिन जब कश्मीर के मामले में और कश्मीर के मुद्दे पर जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं से हमारा मतभेद हुआ, कांग्रेस और कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से देश में विभिन्न प्रांतों को सरदार पटेल जी के उस नेतृत्व में जो हमने देश को उन्होंने जोड़ा था, तो उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था तो कई रियासतें थी, उसमें कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जो भारत में आना नहीं चाहता था। लेकिन उसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है कश्मीर को भारत का भाग बनाने के लिए। तो उस बैकग्राउंड पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस गवर्नमेंट से बाहर आ गए और उस समय के शासन में चालक गुरु गुलवारकर जी के पास गए और उन्होंने कहे कि हम एक राष्ट्रभक्त से प्रेरित एक राजनीतिक दल को हम स्थापना करना चाहते हैं। और उससे पनपी 1951 में भारतीय जनसंघ, और तब से भारतीय जनसंघ कई चैलेंजेस का, कई परिस्थितियों की सामना की और आगे बढ़ते गई। सन 1975 तक भारतीय जनसंघ अपने आप को एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में इस देश में बढ़ते हुए देखा है। जब जनसंघ की स्थापना हुई थी तो उस समय पर हमने कुछ सीटों को हम खड़े थे और 3.61 कुछ परसेंटेज ऑफ वोट्स आए थे और हमको 3 सीट मिले थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक
और उनके साथ 2, 3। और उस समय ही आप याद रखिएगा कि ये कोलिशन गवर्नमेंट की जो आलोचना है, कांग्रेस से लड़ने के लिए कोई पार्टी अपनी स्थिति में नहीं थी कि एक स्थिति में लड़े। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ जो उस समय था, 3 सीट मिले थे और 3 सीट के साथ साथ उन्होंने कई पार्टियों के साथ में जोड़कर पार्लियामेंट में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट की स्थापना की। और आप देखिए उसमें कौन कौन थे। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट में था अकाली दल, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट में था द्राविड़ कझगम का एक छोटा सा स्प्रिंटर ग्रुप, उसमें था कॉमनवेल्थ प्रोग्राम पार्टी। ऐसे कई पार्टी, छोटे छोटे पार्टी जो प्रादेशिक थे, जो रीजनल पार्टी थे, वो सब मिलकर भारतीय जनसंघ के नेतृत्व पर अपोजिशन लीडर को उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनाए। और उस समय हमको कम से कम 39 सीट थे, 39 सीट से 39 सीट से भारतीय जनसंघ के नेतृत्व पर उस समय नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम पर भारतीय जनसंघ को लीडर ऑफ अपोजिशन घोषित किया गया। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्लियामेंट में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन बने। उसके बाद कई चुनाव हुए, प्रादेशिक चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, और कई जगह पर ऐसे हुए हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ का बहुत अच्छा प्रदर्शन था। और राजस्थान में तो भारतीय जनसंघ उस समय 2-3 पार्टियों से मिलकर वहाँ पर भारतीय जनसंघ वहाँ पर अपनी सत्ता भी आने शुरू हुई। तो पहला सत्ता जो था भारतीय जनसंघ एक राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश धीरे धीरे बढ़ते हुए। तो इन प्रांतों में जब अपने आप को सत्ता में आते हुए देखा था तो भारतीय जनसंघ एक बहुत आगे बढ़ रहा था। उत्तर प्रदेश में भी उस समय पर संयुक्त विधायक दल, यानी कि एक मिली जुली सरकार पहली बार उत्तर प्रदेश में बनी थी, जो गैर कांग्रेस पार्टी सरकार थी। और उसमें चौधरी चरण सिंह के साथ साथ उनका जो पार्टी था लोकदल, उनके साथ साथ कई अदर दूसरे पार्टी मिलकर नानाजी देशमुख जी के उनके प्रोत्साहन से ये संयुक्त विधायक दल की स्थापना हुई। और फर्स्ट टाइम जो है उत्तर प्रदेश में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट की स्थापना हुई। इसी दौरान गुजरात में भी जब जनसंघ वहाँ पर बढ़ रहा था, वहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे थे। चिमन भाई पटेल वहाँ पर इमरजेंसी के समय पर वहाँ पर मुख्यमंत्री थे। वहाँ भी जनसंघ का बहुत बड़ा हवा चल रहा था। इस दौरान इंदिरा गांधी ने, जब प्रधानमंत्री के चुनाव जब मतलब ये होता है एमपी के चुनाव में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको दोषी बरकरार किया कि वो जो है इलेक्शंस माल प्रैक्टिसेस किया है उन्होंने रायबरेली में, और उनको उनके सीट से उनको बर्खास्त किया गया। वो हार गई, कोर्ट में हारी। और इमीडिएटली जब कोर्ट में हारी तो उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर किया। वहाँ पर जजेस के ऊपर उन्होंने एक्शन लिया और तरह तरह से गैर लोकतांत्रिक काम को उन्होंने प्रोत्साहन करना शुरू किया। और उस समय पर सारे जो विपक्ष के नेता थे उन सबको उन्होंने जेल में डाल दिया। और जब जेल में लोग मिल गए, जयप्रकाश नारायण जी ने आंदोलन चलाया था 1974 से इस कांग्रेस के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ, लोकतंत्र के हत्या के खिलाफ। और उस समय उनके पीछे था छात्र संघर्ष, छात्र लोक संघर्ष से एक विद्या संस्था, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लोग जुड़े थे उनसे। एक तरफ तो था लोक संघर्ष समिति जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, एक तरफ था छात्र संघर्ष समिति जो विद्यार्थी परिषद के पूरे कार्यकर्ता उसमें मिलकर कांग्रेस का सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ इस देश में आंदोलन चलाया। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी जब सोनिया गांधी हार गई कोर्ट में और वह इमरजेंसी का यहाँ पर ऐलान हुआ तो इन सारे लोगों को जेल में डालना शुरू किया। जयप्रकाश नारायण जी को, जॉर्ज फर्नांडिस जी को, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कुछ कितने भी जो भारतीय जनसंघ के नेता और जो अपोजिशन पार्टी के नेता उन सबको जेल में डाल दिया गया।
सीपीएम के नेताओं को भी जेल में डाला गया, लेकिन सिर्फ एक सीपीआई था जो कांग्रेस पार्टी का उन्होंने समर्थन दिया था इमरजेंसी का, इसीलिए सीपीआई को कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है कभी-कभी। तो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नहीं है, तो भी कांग्रेस पार्टी ऑफ इंदिरा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंदिरा, सॉरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंदिरा। तो इस तरह से जब देश में एक भयंकर वातावरण फैल गया, लोकतंत्र में हमारे अखबारों को, वहां पर अखबारों ने उस समय एडिटोरियल ब्लॉक में पूरा कालिक लगाकर पब्लिश किया कि हम इमरजेंसी के खिलाफ हैं, और जो भी इमरजेंसी के खिलाफ बात करता है उस इमरजेंसी के अगेंस्ट जिसने बात किया तो जेल में डाला जाता है। मुझे याद है अपने यहाँ पर भी कई सारे उस समय हमारे नेता हैं जो बीजेपी में हैं, उनको जेल में डाला गया। उनमें से एक है इंदुसेन रेड्डी, जी.आर. करुणाकर, अभी वेंकटरमणी, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, अकाली दल के कई नेताओं को भी जेल में डाला गया। और जब जेल में सब लोग गए तो वहां पर सब मिलते थे, तो उन्होंने निर्णय लिया कि अगर इंदिरा गांधी से और कांग्रेस से लड़ना है तो हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं, हम सबको मिलजुल कर लड़ना पड़ेगा। और तब हुआ स्थापना जनता पार्टी की, और जनसंघ को विलीन कर दिया गया, मर्जर ऑफ जनसंघ पार्टी जनता पार्टी। और जनसंघ पार्टी का इतिहास 1977 में खत्म हो गया। अब जनसंघ नहीं रहा, जनसंघ जनता पार्टी में विलीन हो गया है। जनता पार्टी में कई लोग आए, लोकदल आए, समाजवादी लोग आए, सोशलिस्ट वाले, जो उस समय राजनारायण जी रहते थे, जो बड़े समाजवादी नेता थे, जॉर्ज फर्नांडिस जी सोशलिस्ट लीडर थे, मधु दंडावती जी जो सोशलिस्ट लीडर थे, ये सब जनता पार्टी के भाग बढ़े। और जब जनता पार्टी बड़ी पैमाने पे जब यहाँ पर इलेक्शन जीती और कांग्रेस पार्टी हारी, तब उस समय मोरारजी देसाई जी को एक कॉमन कैंडिडेट के रूप में उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और उसके बाद उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी फॉरेन मिनिस्टर, लाल कृष्ण आडवाणी जी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, मुरली मनोहर जी वो एजुकेशन मिनिस्टर, इस तरह के कई फर्स्ट टाइम भारतीय जनसंघ के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वहां पर एक मतलब अब जो जनसंघ है, अब जो भारतीय जनता पार्टी है, उनको पहली बार केंद्र में सरकार में उनके एक मौका मिला। लोगों में एक उत्साह आ गया, लोगों में उत्साह आ गया कि एक नई सरकार बनी है, और लोगों की जो आकांक्षा है, लोगों की जो आशा थी इस पार्टी से, धीरे धीरे उस पार्टी में छोटी छोटी लड़ाई के कारण आरएसएस को वहां पर एक मुद्दा बनाकर डुअल मेंबरशिप के नाम पर जनता पार्टी को भी तोड़ने का प्रयास किया गया, तोड़ दिया। उसमें शामिल थे समाजवादी के लोग, लोकदल के लोग, क्योंकि चौधरी चरण सिंह का एक अपना सपना था कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश सबसे बड़े राज्य से आता हूं, उस प्रदेश से आता हूं, तो मेरा हक बनता है कि मैं यहां पर बनूं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। और उसने अपने स्वार्थ के लिए जनता पार्टी को दो टुकड़े में कर दिया, और एक जनता पार्टी हम थे और एक जनता पार्टी था सेक्युलर के नाम पे बना। और उसमें जो था जनता दल जो बना था उस समय पर, वो जनता दल जो था, लोग अपने चरण सिंह साहब जो थोड़े दिनों के लिए उप प्रधानमंत्री बने, उसके बाद प्रधानमंत्री उन्होंने ये स्वीकार किया पद, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चला। और पहली एक मिलीजुली सरकार ये भारत देश में विफल हो गई है कांग्रेस से लड़ने के लिए। उसके बाद 1980 में मुंबई में सारे जो जनसंघ के लोग थे, जो राष्ट्रभक्त थे, और जो भी इस देश से प्रेम करना चाहते थे, प्रेम करते थे, और जिनकी विचारधारा कम्युनिस्टों से और समाजवादियों से कुछ अलग थी, वो सब मिलकर उस समय बॉम्बे में, मुंबई अभी जो बना है उसमें बॉम्बे था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां पर अध्यक्ष बने। उस समय मोहम्मद करीम छागला जो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने पार्टी में शामिल हुआ, और उन्होंने कहा पहली बार उस वहां पर भाषण में, एक आम सभा में, कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं। कई लोग मेरे पर आरोप लगा रहे हैं कि आप मुसलमान होकर भी भारतीय जनता पार्टी में कैसे जा सकते हैं, वो जो जनसंघ का रूप है। तो उन्होंने उस आम सभा में कहा था
दो आई एम ए मुस्लिम, आई एम फर्स्ट एन इंडियन देन ए मुस्लिम कहा था उन्होंने। और मोहम्मद करीम छागला इसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे एक माउथ पीस थे, ही वॉज अवर माउथ पीस। और उस माउथ पीस के कारण मोहम्मद करीम छागला ने और भारतीय जनता पार्टी जब वहां बनी थी तो वहां पर हमने एक अपने 5 सूत्र के सामने जब रखा था, उसमें पॉजिटिव गांधीयन सेक्युलरिज्म करके हमने कहा, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, गांधीयन सेक्युलरिज्म। और उसके बाद जो है कई चुनाव आए थे बीच में कई प्रदेशों में, लेकिन जब आम चुनाव हुआ था तो जनता पार्टी ने, हमने उस समय पर जब भारतीय जनता पार्टी पहले उस समय हमने जगजीवन राम जी को हमने प्रधानमंत्री की घोषणा की थी हमारे कैबिनेट में। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में जगजीवन राम जी को हमने फोकस किया था, लेकिन वो हार गए। एक मिली जुली सरकार आई, वो गिर गई, फिर कांग्रेस पार्टी फिर सत्ता में आ गई। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो हमने जब इलेक्शन में लड़ना शुरू किया, हमें कुछ प्रदेशों में कुछ सफलता मिली और कांग्रेस से लड़ने का जो था उस समय ये लोकदल भी एक अलग अलग गुटों में बढ़ गया और प्रादेशिक रीजनल पार्टीज की तरह अपने अपने स्टेट्स में वो अपने अपने नेता उससे बनते रहे। और उसके बाद फिर चुनाव आया, जब इंदिरा गांधी जी बड़े पैमाने पर जीत गई, फिर जब आया तो उस समय फिर इंदिरा गांधी से लड़ने के लिए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, पहले तो नई एनडीए था, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी लड़ने के लिए इनसे हमें इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली। उसके बाद हमने एनडीए फिर किया, उसमें हमारे साथ कुछ साथी आए थे, लेकिन बाद में जब गोफर्स का मामला जब सामने आया तो विश्वनाथ प्रसाद सिंह जो है वो मिस्टर वाइट के नाम से, क्लीन के नाम पे बाहर आकर उन्होंने लड़ा और उस समय पहली बार फिर से देश में कांग्रेस गैर कांग्रेस के जो लोग हैं प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। उस समय उनके साथ सारे समाजवादी लोग साथ में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बाहर से और कम्युनिस्ट पार्टी बाहर से उनका समर्थन किया। एक परिस्थिति जब ऐसी आती थी, जब विश्वनाथ प्रसाद सिंह जी चुनाव में जाते थे, उस चुनाव में जब जाते थे और चुनाव के जो प्रचार में जाते थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बैठने नहीं देते थे, क्योंकि वो समझते थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठेंगे तो कम्युनिस्ट यहाँ नहीं आएंगे और कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन नहीं मिलेगा। इस तरह के विचार से भारतीय जनता पार्टी को कई सालों तक अलग रखा गया, सरकार से उनको शेयर नहीं करने दिया गया। और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब बने उसके बाद आपने देखा देश की हालत कैसी हो गई, और जब उनकी सरकार भी गिर गई, फिर मिली जुली सरकार जब आई थी, तब मिली जुली सरकार के उस समय पर हमने फिर देखा कैसे किस तरह से मतलब देश को चलाने के लिए इनके पास कोई अपना अनुभव नहीं है। इस बीच पंजाब में खालिस्तान का जो नारा बढ़ रहा था, खालिस्तान का मूवमेंट जो बढ़ रहा था, वो भी कांग्रेस पार्टी की देन है। देश को खालिस्तान का जो मूवमेंट है वो कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल इन दोनों के गठबंधन को तोड़ने के लिए खालिस्तान जैसे एक बहुत सीरियस मुद्दे को सामने लाकर खालिस्तान का प्रोत्साहन किया। और उसके बाद जब गोल्डन टेम्पल में वहाँ पर जब फायरिंग हुई तो खालिस्तान ये उनके ही सिक्योरिटी गार्ड्स ये इमोशनल इशू पे लेकर श्रीमती गांधी का हत्या की। और उस समय जब श्रीमती गांधी की हत्या की गई तो सारे भारत देश में हम जब जानते हैं कि सिखों के साथ कैसा अन्याय हुआ है। लेकिन तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हम इस समय पर वोट राजनीति के लिए, हिंदू बैकलैश के लिए हम सिखों को हम छोड़ नहीं सकते, वो भी हमारे भाई हैं, हम सब सिखों को हम रक्षा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया कि हम अकाली दल के साथ हैं, साथ रहेंगे, और दिल्ली में हो या कहीं भी देश में भी हो, सिखों के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है हम उसको खिलाफ करते हैं और उनको हम प्रोटेक्शन देंगे। इस कारण हिंदू बैकलैश के कारण श्रीमती गांधी जी के हत्या के बाद फिर से इस देश में कांग्रेस बड़े पैमाने पर जीती और उस समय राजीव गांधी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाया गया। और उस समय भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं सिर्फ 2 सीट मिली थी, एक था जंगारेड्डी, एक था वो ए.के. पाटिल महराणा से, गुजरात से, सिर्फ ये दो ए.के. पटेल महराणा गुजरात से, उनसे महसाना गुजरात से वो जीते थे। अब उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी हमने सोचा कि ये खत्म हो गया है, ये हो गया है,
फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विचारधारा को बदला। उस विचारधारा में उन्होंने फिर पंचशील का उन्होंने सामने किया और उसमें अपने आइडियोलॉजी को ये पॉजिटिव सेक्युलरिज्म में गांधी से निकालकर एकात्मता मानवतावाद को सामने लाया। और एकात्मता मानवतावाद यह है कि इस भारत देश में हम अपने जो इतिहास है, हमारी जो संस्कृति है, उसी के तहत हम अपनी पॉलिसी को, प्रणाली को बनाएं और ताकि इस देश के मॉडल जो है, डेवलपमेंट मॉडल है, वो बने। और अंत्योदय का उन्होंने विचार किया था कि इस देश में सब गरीबी में भी इस कतार में आखिरी आदमी जो इस कतार में है उसको भी न्याय मिलना चाहिए। और इससे फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फिर से लोगों में एक उत्साह आया। फिर लेकिन कुछ कारणवश हम जानते हैं परिस्थितियों में, उस समय पर जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे तो श्रीलंका में जो एलटीटी का जब मामला चल रहा था, हमने हमारे आईपीकेएफ को भेजा था, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। और जब आईपीकेएफ वहाँ गए, वो जब गए थे वहाँ पर एम्पायर बनने के लिए, लेकिन वो वहाँ पर प्लेयर्स बन गए और एम्पायरगिरी बंद कर दी। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोग जो वहाँ पर हैं, वो राजीव गांधी जी पर, कांग्रेस की नीतियों पर उन्होंने उसका विरोध किया और बाद में पेरम्बलुर में उनकी हत्या कर दी, असासिनेशन हुआ था। और उसके बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका मिला। जो पोस्ट राजीव गांधी असासिनेशन इलेक्शंस हुए, चुनाव के दौरान पर पहले राजीव गांधी जी की हत्या के पहले जो चुनाव हुए थे फेज में, भारतीय जनता पार्टी को अच्छी मतलब उसमें सफलता मिली थी। और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के जो सफलता मिली नहीं और बहुत बड़ा बुरा हाल था। और उस समय बड़े पैमाने पर फिर से कांग्रेस में इंटरनल कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये बनेगा, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा जी को बनाया गया। पीवी नरसिम्हा जी के नेतृत्व में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक अपोजिशन लीडर के नाते कश्मीर के संबंध में भी उन्होंने वहाँ यूनाइटेड नेशन में बात करने के लिए भेजा था। पहली बार किसी सरकार ने, हमारे देश में किसी सत्ता जो है सरकार ने, एक अपोजिशन लीडर को भारत की तरफ से, सरकार की तरफ से कश्मीर के मुद्दे पर बात करने के लिए यूनाइटेड नेशंस में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। और वो एक बहुत बड़ा हिस्सा था। और भारत की आवाज़ को यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर के विषय पर अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ी सफलता के साथ रखा और पाकिस्तान को वहाँ से अलग कर दिया गया। लोगों ने वहाँ से पाकिस्तान को नहीं, आप गलत हैं कश्मीर के विषय पर, कि सारा इंटरनेशनल समाज को सोचने में और समझने में मजबूर कर दिया। उसके बाद फिर जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने जब बाद में छोड़े, तब उसी समय पर जो है हमारे देश में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। भारतीय जनता पार्टी इससे पहले जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी, उस समय पर मंडल कमीशन को लाया गया। उस मंडल कमीशन में जब रिजर्वेशंस का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा था, उस समय देश को जोड़ने के लिए उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा किया था। क्योंकि राजीव गांधी जी का क्या था कि जब इस देश में उन्होंने देखा कि एक तो है उन्होंने जीता है इलेक्शंस में हिंदू बैकलैश पर, हिंदू बैकलैश में जा रहे कि सिखों के खिलाफ सिख अलग हैं, इसीलिए हम उनके बैकलैश जीते हैं। तो वो माइनॉरिटीज को भी खुश करने के लिए जब शाहबानो का केस जजमेंट में हुआ था जब पार्लियामेंट में, तो शाहबानो के केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इसको लेडीज को इद्दत के समय में और इद्दत के बाद भी उनको जो है मेंटेनेंस मिलना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये आदेश दिया कि इस पर कानून बनाए। और उस कानून को उन्होंने, राजीव गांधी ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन बिल लेकर उन्होंने फिर वहाँ पर मुस्लिम्स को उन्होंने अपीसमेंट पॉलिसी के तहत एक कानून लेके आया, जिसका विरोध मुस्लिम महिलाओं ने, कई प्रोग्रेसिव मुस्लिम महिलाओं ने की है। लेकिन उससे हिंदू को भी बहुत धक्का लगा कि आप जो है कि मुसलमान के प्राइवेट मैटर्स में आपने अमेंडमेंट किया है, और इससे हिंदू बहुत जब नाराज था, तो उस समय पर कांग्रेस पार्टी ने
हिंदुओं को फिर से गुमराह करने के लिए उस समय पर ये बाबरी मस्जिद के जो है, जो उस समय बाबरी मस्जिद कहते थे, उसके ताला को ओपन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से एक ऑर्डर दिलवाया। अब देश में स्टार्ट हो गया था उस समय, एक तरफ मंडल कमीशन की राजनीति, एक तरफ जो है अपीजमेंट की राजनीति, और इस मंडल कमीशन और अपीजमेंट की राजनीति को लोगों के सामने पर्दा फाश करने के लिए कि सेक्युलरिज्म का मतलब नहीं होता है कि अपीजमेंट पॉलिसी, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि सब मिलकर रहना है सेक्युलरिज्म में। और इसलिए उस समय राम जन्मभूमि, राम रथ यात्रा का आयोजित हमारे आडवाणी जी ने किया था। और उस समय जब राम रथ निकली थी बाहर, उस रथ का चालक था, उसका नाम था, ड्राइवर का नाम था सलीम, और वो सारा पूरा यात्रा में आडवाणी जी के साथ था। वो किसी मजहब के नाम पे यात्रा नहीं था, ये देश की एक सांस्कृतिक विश्वास, इस देश के इस तरह के जो एक ऐसा ढांचा जो एक मंदिर को छोड़कर बनाया गया था, इतिहास कहता है, और वो ढांचे में कहीं भी मस्जिद नहीं है, वो ढांचे में कोई नमाज नहीं पढ़ता है, और इस ढांचे को किसी ने भी अपना ढांचा नहीं माना है, अपना वर्शिप प्लेस नहीं माना है, तो उसको उसके लिए आप इतना क्यों करते हैं। और इसलिए ये जो है अपीजमेंट पॉलिसी है, और इस देश में पहली बार सेक्युलरिज्म के ऊपर एक डिबेट लेने वाले थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, और उसमें कई मुसलमान नेता सामने आए, उन्होंने बीजेपी का साथ दिया। और उस समय जब लाल कृष्ण आडवाणी जी का जब यात्रा हुई थी, उस समय पर भारतीय जनता पार्टी को पहली बार उस इलेक्शन के बाद हमको सक्सेस मिला था, 186 एमपी हम जीते थे उस समय पर, और सबसे ज्यादा जीतने वाली वो पार्टी हम थे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमने प्रधानमंत्री घोषित किया, और उसके बाद जब लोग ये नहीं चाहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने 13 दिन के बाद उन्होंने विश्वास मोशन पास किया और हम हार गए। फिर चुनाव हुआ, देवेगौड़ा बने, देवेगौड़ा को उन्होंने किस तरह से कांग्रेस से सपोर्ट किया, बाद में गिरा दिया, फिर चुनाव आ गए। जब आए थे तो उस समय पर 13 महीने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, और जब फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की वोटिंग आई तो सैफुद्दीन सोच नाम का एक अपना एक एमपी जो है विश्वनाथ प्रसाद सिंह के कहने पर उसने, जब हालांकि उनकी पार्टी बीजेपी को समर्थन दे रही थी, और उन्होंने अकेले वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया, और एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई, और फिर से चुनाव आ गए देश में। अब उस समय भारतीय जनता पार्टी एनडीए के रूप में उभरी, और बड़ी मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नाम पर इस देश में फिर सत्ता में आए, और वो सरकार जब चली थी 5 साल की सरकार, आपको बताना चाहता हूँ, चंद्रबाबू नायडू से कारण उसको 8 महीना सामने लाया गया, लेकिन जब वो देश का वो एक स्वर्णिम युग था, इट वॉज ए गोल्डन पीरियड फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री। मुझे आज भी याद है कि जब मेरी नई शादी हुई थी, तब मैं एक गैस कनेक्शन के लिए और टेलीफोन कनेक्शन जरूरत था मुझे। तभी उसी समय पर हमने दत्तात्रेय जी जो भी गवर्नर है वो एमपी बने थे, मैं उनके पास गया, सर मुझे टेलीफोन कनेक्शन चाहिए। तो उस समय भी एमपी कोटा होता था, किसी को मालूम होगा यहाँ पर जो बैठे हैं, वो एमपी कोटा में उन्होंने मुझे एक टेलीफोन कनेक्शन दिया और एक गैस कनेक्शन दिया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो टेलीफोन ऑन डिमांड लोगों को, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बने गैस ऑन डिमांड, एक नहीं 2 दीपम पदकम था, उसमें 2 गैस मिलते थे लोगों को, 2 गैस। और आज जो है देश में किसी को गैस की कोई शॉर्टेज नहीं है, उस समय शॉर्टेज थी। चीनी जो लिमिटेड मार्केट में रहता था, ओपन मार्केट में आना शुरू किया। हमारे जो रोड आज देख रहे हैं, हम बैंगलोर के लिए नेशनल हाईवे देख रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे हुआ था। और अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे हमने इतनी प्रगति की, हमने पोखरान का ब्लास्ट किया, वो पोखरान का ब्लास्ट किया, अमेरिका ब्लास्ट किया, भारत इसके ऊपर नाराज नहीं था। अमेरिका की नाराजगी ये थी कि हमको बगैर खबर लगे, खबर लगे, अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरान का ब्लास्ट कर दिया। ये कैसे हो गया? हमारी इंटेलिजेंस फेल हो गई। पोखरान एक न्यूक्लियर ब्लास्ट था, और जिसके कारण पूरे देश में, पूरे विश्व में
सारे देश जो है हमारे ऊपर सैंक्शंस कर दिए। सैंक्शंस का मतलब है आप आकांक्ष बोलते हैं, हमारे ऊपर पूरे जो है पाबंदी कर दी। किसी ने उनको पैसा देने से इनकार कर दिया, एड देने से इनकार कर दिया, लोन देने से इनकार कर दिया। जापान हट गया, रशिया हट गया, अमेरिका हट गया, सारे देश हमसे नाराज हो गए। और किसी ने भी अपने को अपने ऋण देने के लिए, पैसा देने के लिए हमारे प्रगति, क्योंकि उस समय पर क्या होता था कि भारत देश जो है विदेशों में जाकर भिखारी की तरह हम अपने हाथ में एक बिच्छम कटोरा लेकर भीख मांगने जाते थे, गेहूं मांगने जाते थे रशिया के पास। चीन में हम चीन से कुछ मांगते थे, अमेरिका से कुछ मांगते थे। बच्चों के अब जानते हो डब्बा आता था उस समय बच्चों को पीने के लिए, दूध पीने के लिए, वो वहां से आता था हमें मिल्क पाउडर, ये सब हमको विदेशी लोग देते थे। लेकिन जब पाबंदी हमारे पर लगी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कोई बात नहीं, हम खुद अपने बल पर इस देश को खड़ा करेंगे। और उस देश को खड़ा किया। वो 5 साल में जो हमने डेवलपमेंट देखा था वो डेवलपमेंट था, पहली बार इस देश ने वो डेवलपमेंट देखा था। फ्री टू एयर, नए नए एयरपोर्ट्स आने शुरू हुए, प्राइवेट एयर फ्लाइट्स आने शुरू किए। एक आदमी, आम आदमी भी हवाई जहाज में उड़ना शुरू किया, आम आदमी भी नए नए पोर्टों में जाते थे। आज इतना डेवलपमेंट हो गया। आज रोड्स भी हमने देखा है, इतना बड़ा डेवलपमेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा। और उनका ये मानना था कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो और बाद में देश अपने आप आगे बढ़ेगा। लेकिन अफसोस है कि उसके बाद जब हम फिर हमने इलेक्शन में लड़ा, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं था। हमने चुनाव में उतनी ही सीट प्राप्त किए, लेकिन कांग्रेस पार्टी कुछ 5-10 सीट उनके साथ ही जीते थे। और वो सीट से मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, 2 बार बन गए। तो उस समय जो है कांग्रेस पार्टी का जो समर्थन था वो उनको कई छोटे छोटे पार्टियों ने दिया। और यहाँ पर अहम बात यह है कि जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी कई सालों तक इस देश में, तो हम जो है एक गठबंधन की सरकार चलाते थे, जो है दूसरे पार्टी से मिलकर हम जो है संकीर्ण प्रभुत्व जो बोलते हैं तेलुगु में, और कोलेशन जो गवर्नमेंट बोलते हैं, गठबंधन की सरकार हमने चलाना शुरू किया था। और पहली बार उस समय कांग्रेस ने यहाँ सूरजकुंड जो हरियाणा है वहाँ पर उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि कोलेशन गवर्नमेंट्स आर वेरी डेंजरस टू द कंट्री, कांग्रेस पार्टी विल नेवर फॉर्म कोलेशन गवर्नमेंट, ये कहकर उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था। लेकिन उनको भी कोलेशन गवर्नमेंट लाना पड़ा। और ये कोलेशन गवर्नमेंट्स का जो युग है, गठबंधन का जो युग है, ये सरकारें जो मिलीजुली सरकार हैं, ये मिलीजुली सरकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कारण छोटे छोटे पार्टियों को भी इस देश के प्रशासन में उनको भाग मिलना शुरू हुआ। और कांग्रेस पार्टी भी मजबूर थी कि छोटे छोटे पार्टियों से मदद ले और सरकार बना। 2 बार कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले और सेकंड टाइम बनने का भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था इलेक्शंस में, उनका वोट परसेंटेज कोई कम नहीं हुआ था। लेकिन मनमोहन सिंह जी की जो सरकार भी हमारे साथ जो पहले थे डीएमके, एआईडीएमके जो हमारे साथ भी थे एआईडीएमके, वो उनके साथ मिलने से एक 5-10 सीट से आगे से वो लोग उन्होंने सरकार की स्थापना करी। और जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो हम कहते थे कि मैडम प्रपोजेस एंड पीएम डिस्पोजेस, और सरकार जो है वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, वो कठपुतली की सरकार बनी। और इस कठपुतली की सरकार को फिर से हमें एक बड़ा चैलेंज था देश के सामने, क्योंकि उस समय पर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा था। उसी समय पर आया आपको 2G स्कैम, उसी समय पर आया आपको अगस्ता हेलीकॉप्टर स्कैम, उसी समय पर आया आपको सबमरीन स्कैंडल, उसी समय पर आया आपको स्पोर्ट्स में सुरेश करामडी का कॉमनवेल्थ गेम्स के भ्रष्टाचार, करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ इस देश में। मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने लेकिन वो उसको रोक नहीं सके। करोड़ों रुपए का एक समय सोचते थे, बोफर्स में सिर्फ 80 करोड़ का एक घोटाला था। लेकिन जब मनमोहन जी सरकार आई तो 40,000 करोड़, 10,000 करोड़ का घोटाला। और इस घोटाले के बाद भारत देश की जनता पर एक गुस्सा आ गया। वो एक नया एक नेता चाहते थे, एक चिंगारी चाहते थे जो इस देश को एक चलाकर हम सामने लेके जाए। और इस देश को आगे ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो
इस देश को एक रोशनी दे सकती है, इस देश को एक मशाल के साथ आगे ले जा सकती है। और एक नेता था जो पहली बार इस देश में सामने आया और वो थे नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी को सामने प्रधानमंत्री के रूप में हमने एक्सपोज किया और बड़े पैमाने पे हमने एनडीए उस समय पर अच्छी वोटों से जीते और 5 साल इस देश में हमने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। इस देश में हमने कई ऐसे निर्णय लिए जो कांग्रेस पार्टी उस निर्णय के कारण कई करोड़ों रुपयों का उन्होंने भ्रष्टाचार दिया था। और उस समय जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उसके पीछे हमारा जो इतिहास कहता है कि हमारे पास बलराज माधव के जनसंघ के नेता, हमारे पास उस समय मुरली मनोहर जी प्रेसिडेंट थे, उस समय अडवाणी जी प्रेसिडेंट थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट थे, और उससे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, दीनदयाल उपाध्याय जी जो हमारे सेक्रेटरी थे, फर्स्ट सेक्रेटरी अब थे, जनरल सेक्रेटरी जनसंघ, जो आरएसएस से प्रचारक बनकर राजनीतिक क्षेत्र में हुआ है। इन सबका योगदान है। कई तरह से हमारे ऊपर अत्याचार हुए। दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या हुई आसनसोल में, ट्रेन में जब जा रहे थे, और उनको उस समय कॉमन मैन, हम 3rd क्लास में ट्रैवल करते थे हमारे नेता, और उस समय दीनदयाल उपाध्याय जी का वहाँ मर्डर हो गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर में वहां पर उनकी हत्या कर दी गई। देश पूरा जल गया। और इतने बड़े बड़े जो राजनीतिक हादसों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में एक अपनी 2 सीटों से लेकर आज नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार सरकार 303 अपने बल पर और 336 दूसरे के बल पर बनकर आज एनडीए की सरकार दूसरी बार हम यहाँ पर आए। और मुझे पूरा विश्वास है कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत कर आएगी। और हमारे ऊपर आरोप लगता रहा कि ये वो है, ये हैं, सब है करके, लेकिन हमने कभी इन आरोपों को हमने डरा नहीं। हमारे ऊपर ये आरोप लगाते रहे कि एंटी माइनॉरिटीज है। हम एंटी माइनॉरिटीज नहीं है, हम चाहते थे कि माइनॉरिटी भी मेजॉरिटी की तरह इस देश में रहे। ये हमारा विश्वास है कि इस देश में जो है सारे जो मुसलमान हैं, जो सारे माइनॉरिटीज हैं, वो सब भी भारत देश के अपने हैं। और आज कोई स्कीम हम कहीं चलाते हैं तो उसमें कोई हिंदू मुसलमान का हम भेद नहीं करते। अगर किसी को सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई स्कीम आता है, और माइनॉरिटीज के लिए कितने वेलफेयर प्रोग्राम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। उड़ान करके स्कीम है हमारे पास, मौलाना आजाद स्कॉलरशिप स्कीम है हमारे पास, और IAS IPS के लिए चल रहा है। वो पढ़ने के लिए बच्चों के लिए भी, उनके पढ़ाई के लिए भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट जो सेंट्रल गवर्नमेंट केवल माइनॉरिटीज के लिए उन्होंने स्टार्ट किया है। माइनॉरिटी कई स्कीमें, और माइनॉरिटीज का जो फंड अलोकेशन था पिछली सरकार से ज़्यादा हमने दिया है। और माइनॉरिटीज को भड़काया जा रहा है। भड़काया इसलिए जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में होती है तो भ्रष्टाचार का अवकाश और अवसर किसी को नहीं मिलता है। तो इसीलिए भड़काने के लिए क्या है कि चलो आज हम मुसलमानों को भड़काएंगे, माइनॉरिटीज को भड़काएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है कि अगर देश में टेररिज्म बढ़ रहा है तो हमारे लोगों के कारण नहीं बढ़ रहा है। ये बाहर के लोग आकर हमारे ऊपर, जो पाकिस्तान से आते हैं, कश्मीर में लोगों को उकसाते हैं, उनके हाथ में हजार रुपया लगाते हैं, पत्थरों से फेंकते हैं। ये पाकिस्तान के जिहादी कर रहे हैं, पाकिस्तान के वो टेररिस्ट कर रहे हैं, और हमारे बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को हम उसका विरोध करते हैं। हम किसी भी माइनॉरिटीज़ के विरोध नहीं है। माइनॉरिटीज़ का जितना उत्थान हुआ है हमारे देश में, वो सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर और नरेंद्र मोदी जी के समय पर हुआ है। हम चाहते हैं कि इस देश में हमारी सरकार बने रहे, जनता पूरी जो है उन सबको जो योजनाएं हैं, हमारे सरकार की योजनाएं सबको मिले, खासकर जो माइनॉरिटीज के लिए योजना है वो मिले। और आज ही मैं जब अखबार पढ़ रहा था तो मैंने इसमें देखा कि उत्तराखंड में हमारे मुख्यमंत्री जी वहां पर उन्होंने आज मदरसा को एक मॉडर्नाइजेशन के रास्ते में लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए वहां के वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने भी अपनी सहमति दी है। और दोनों मिलकर वहां पर जो है ये मदरसा को मॉडर्नाइज करने के लिए पहली बार ये सोच बनी है उत्तराखंड में। उससे पहले उत्तर प्रदेश से पहले हमारे मुसलमान बच्चों को पढ़ने के लिए कंप्यूटर्स चाहिए, हमारे मुसलमान को बच्चों को पढ़ने के लिए NCERT का सिलेबस चाहिए। उनको मजहब के साथ साथ इस विश्व में जो भी प्रगति हो रही है, इस देश में जो भी प्रगति हो रही है, दूसरे विषय पर भी उनको पढ़ाया जाना चाहिए। इससे जो है उनके बच्चे में एक विकसित, एक पॉजिटिव माइंड बढ़ता है,
और उनका पॉजिटिव माइंड जो है कल के दिन इस देश को मजबूत बनाने में काम आएंगे, ना कि देश को तोड़ने के लिए। तो इसलिए मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। हम जो है हम चाहते हैं कि मुसलमान बच्चों को भी अच्छी तरह से उनकी शिक्षा मिले, उनको नौकरी मिले, हर तरह से मिले। तो इसीलिए हमने कहीं भी किसी भी योजना में हमने किसी से कोई मतभेद नहीं किया है। अगर किसी को 1 रुपया चावल पे 29 रुपया अगर मोदी जी देते हैं तो ये नहीं करके देते हैं कि हिंदुओं को 1 रुपया मिलना चाहिए, मुसलमानों को 2 रुपया मिलना, ऐसा कुछ नहीं है। हर योजना में जो भी योजना है इस देश में सबको बराबर का हक मिलता है, सबको बराबर का होता है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं सबको मिलता है, तो इसमें कहीं मतभेद नहीं है। बस ये बात अलग है कि राजनीति के लिए हमें तोड़ा जाता है और हमें तोड़ने की कोशिश की जाती है। भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है कि भारत के हर आदमी को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या जैन हो या कोई भी हो, सब एक हैं। हमारे लिए भारत देश एक है, हमारी माँ के समान है और हम भारत को मजबूत बनाने के लिए आने वाले दिनों में दूसरे देशों के जो भड़काने में हम नहीं आएंगे और हम अपने देश को इस विश्व में विश्व गुरु की तरह खड़ा करेंगे। आज हमें बहुत गर्व है कि G20 में आज नरेंद्र मोदी जी को वहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया। आज सारे देश, सारे विश्व में अमेरिका, रशिया जैसे लोग हमसे सलाह लेते हैं। मोदी जी को उन्होंने बहुत बड़ा स्थान दिया है। आज सब इंडिया से आज सलाह मांगते हैं, एडवाइस मांगते हैं। तो इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के जो स्थापना के बाद हमारी सरकारें जब जब आई, इस देश में प्रगति हुई, इस देश में हर तरह से यहाँ पर हमने खुशहाल देखा और देश आर्थिक व्यवस्था में, सामाजिक रंग में, शिक्षा के रंग में, विद्या के रंग में, वैद्य के रंग में, हर चीज में हम आगे बढ़े हैं। तो ये था हमारा इतिहास, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आगे बढ़ी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें किस तरह से तुलना में दूसरे पार्टी की तुलना से किस तरह अलग है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। जो मुझे समय दिया गया, मैं समझता हूँ कि उस समय के अंदर ही ये सब मैंने बात किया। बहुत बहुत धन्यवाद।